नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन अफेयर्स पर। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ और क्वेश्चन और आज आपको डेफिनेटली कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना? पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। अभी मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ कुछ दिनों से, पर 1-2 दिन में सारी पीडीएफ जो बची हैं 3-4 वो अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कि परास क्या होती है? परास या रेंज, है ना? इसका मतलब या तो परास लिखा पूछे आपसे या फिर रेंज लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही होता है कि क्या होगी, ठीक है? तो आपके ऑप्शन है 10 की घात माइनस 8 मीटर या 10 की घात माइनस 6 ओम इंटू मीटर। बी ऑप्शन है 10 की घात माइनस 2 ओम मीटर से 10 की घात माइनस 3 ओम मीटर या सी है 10 की घात 8 ओम मीटर से 10 की घात 6 मीटर या फिर 10 की घात 4 ओम मीटर से 10 की घात 10 ओम मीटर। सही आंसर है ऑप्शन है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो परास होती है, प्रतिरोधकता परास, है ना? प्रतिरोधकता परास, इतने में आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा होती है इंसुलेटर की, उससे कम होती है सेमीकंडक्टर की और फिर सबसे कम होती है कंडक्टर की। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बारे में, ठीक है? तो देखिए आपको इसकी पता है कंडक्टर की परास कितनी होती है। आपको चीजें बस याद रखनी है, कुछ चीजें जैसे कंडक्टर की परास आपको याद रखनी है 10 की घात माइनस 6 से 10 की घात माइनस 8 के बीच होती है। माइनस 8 ओम इंटू मीटर इतनी होती है, ठीक है ना? इनकी परास आपको ये याद रखना है, किसकी? धातुओं की, ठीक है? याद रखना है इतनी। अब देखिए आपको एक चीज याद रखनी है कि सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता किसकी होती है, मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता मतलब रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है, ये भी आपको याद रखना है। मिनिमम, ये दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है ना? सबसे ज्यादा के लिए आपको याद रखना है टंगस्टन, ठीक है? ये याद रखना है टंगस्टन, और इसका आपको टेम्परेचर भी याद रखना है 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ये दो चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी है। और सबसे ज्यादा कम प्रतिरोधकता होती है किसकी? कॉपर की। कॉपर मतलब तांबा, सबसे कम प्रतिरोधकता होती है इसकी, आपको ये याद रखनी है, ठीक है? अर्धचालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपसे पूछा जा रहा है कि अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। और कौन कौन से केस में? सेमी कंडक्टर के केस में। देखिए तीन होते हैं, कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है और इंसुलेटर होता है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कंडक्टर का प्रतिरोध कैसा होगा? कंडक्टर का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अगर सेमी कंडक्टर में आप इंक्रीज करते हो तो आपको याद रखना है कि अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना? याद रखना है आपको, अपरिवर्तित रहता है। तीसरा होता है इंसुलेटर, प्रति अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली प्रतिरोध बढ़ेगा ही। मतलब इसमें देखिए कितना भी आप इसका टेम्परेचर कर दो इंसुलेटर का, इसमें करंट तो फ्लो होनी है नहीं, ठीक है ना? तो प्रतिरोध बढ़ता ही है। ऑप्शन सी अपरिवर्तनीय रहेगा अर्धचालक का। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा? चांदी के तार के ताप की यहाँ पर बात हो रही है। चांदी, चांदी के अगर आपने गर्म किया तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली बात तो ये कि सिल्वर होता क्या है? सिल्वर होता है एक कंडक्टर, ठीक है ना? कंडक्टर, और कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो अगर चांदी का आप ताप बढ़ाते हो तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि R1 और R2 दो प्रतिरोध, एक प्रतिरोध है R1 और दूसरा है R2, दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जोड़े जोड़े गए। समांतर मतलब कभी पार्श्व संयोजन भी लिखा हुआ आ जाता है, पार्श्व संयोजन में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? मैंने आपको बताया था समतुल्य प्रतिरोध 1/R नेट इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है? अब देखिए 1/R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2/R1 R2, यहां से R नेट कितना आ जाएगा? R1 R2/R1 प्लस R2, ये आती है वैल्यू, ठीक है ना? समांतर क्रम में जब भी आप प्रतिरोधों को जोड़ोगे, जब भी जोड़ोगे तो उसके जो संयोजन होगा ना, संयोजन का कुल प्रतिरोध हमेशा कम हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा? प्रत्येक से कम होता है। देखिए R1 की वैल्यू अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे R1 की वैल्यू आपने ली 2, ठीक है? R2 की वैल्यू आपने ली
मान लीजिए 1, ठीक है। अब यहाँ से आर नेट कितना आएगा? आर नेट यहाँ से आएगा R1 R2 2 into 1 upon R1 plus R2 2 plus 1, तो कितना हो गया? 2/3 कितना हुआ? 0.66। हमेशा कम ही आएगा, सबसे कम वाले से भी कम आएगा। आपको और कुछ वैल्यू लेनी है तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम, ओके। R1 बराबर आपने लिया 5, R2 बराबर आपने लिया 7, ठीक है। तो यहाँ से आर नेट कितना आया आपका? आपका आया 5 into 7 अपॉन 5 प्लस 7, मतलब कि 35, सॉरी 35 अपॉन 10, ठीक है। मतलब कितनी आई वैल्यू? 5 है ये, 12, मतलब वैल्यू कितनी आई आपकी? अप्रोक्स आएगी आपकी 2.9 के अप्रोक्स, ठीक है। मतलब दोनों से कम है, 5 से भी कम, 7 से भी कम। तो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आता है, ये आपको याद रखना है, मतलब प्रत्येक से कम आएगा। ऑप्शन सी, ओके। अगला क्वेश्चन, यदि चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, यहाँ पर आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो, तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम है। प्रत्येक प्रतिरोध समान है। देखिए उन्होंने माना है कि सभी समान है, मतलब कि हमने जो टोटल है, जो चार है, R1 R2 R3 और R4, इन सभी को हम मान लेंगे कि ये R है, ठीक है ना। इन सबको श्रेणी क्रम में आपने जोड़ा। देखो इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज है, या इलेक्ट्रिसिटी क्या, कोई भी चीज क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो ना और आप डायग्राम बना लेते हो, तो वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ में। चाहे मैथ का क्वेश्चन हो या फिजिक्स का क्वेश्चन हो, किसी भी चीज, यहाँ तक कि केमिस्ट्री में भी अगर आप बॉन्ड वगैरह बना लोगे ना अपने हाथ से, तो वो बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर लोगे। बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाता है, ठीक है ना। अब इन सब का उन्होंने बोला है प्रतिरोध सेम है, सभी का हम आर मान लेंगे, ठीक है। इन सब का हमने मान लिया कि आर है सभी की वैल्यू, ओके। याद रखना है आपको ये, सभी की वैल्यू आर है। और टोटल जो हमने पढ़ा था आर नेट श्रेणी क्रम में सभी का योग होता है, मतलब कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये होता है, सभी का है आर। तो आप यहाँ पर आ जाएगा कितना? 4R। कैसे आया? सबकी जगह पर आर रखा हमने, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सभी प्रतिरोध समान है, तो 4R। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो तुल्य प्रतिरोध है ना वो 20 ओम है, मतलब कि 20 ओम बराबर 4R। यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/4 ओम। इकाई हमेशा आपको लेके चलनी है, मैं शुरू से बता रहा हूँ, जब मैंने मैकेनिक्स या यांत्रिकी पढ़ाई थी तब से, कि इकाई आपको हर चीज में लिखनी है। तो 5 ओम, क्या आ जाएगा आंसर? 5 ओम। प्रत्येक प्रतिरोध 5 ओम होगा, यहाँ पे उन्होंने बोला है समान है इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब कई बार ऐसे शॉर्ट में आपको क्वेश्चन पेपर में EMF भी लिखा हुआ दिख सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आपके ऑप्शन है, उसके भीतर विभव का वितरण है, उससे संबद्ध एक अभिकर्ता है, उसकी ऊर्जा है, भीतरी आयनों का घनत्व है। आपको ये बताना है, ठीक है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? क्या वो सेल की ऊर्जा है, संबद्ध अभिकर्ता है, या फिर भीतरी विभव है, या फिर देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विद्युत विभव होता क्या है, विद्युत वाहक बल होता क्या है सेल में। कई लोग मानते हैं कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज वो जो होता है EMF के बराबर हो जाता है सेल के केस में। ऐसा होता नहीं है, दोनों नापते दोनों को अपन वोल्ट से ही है। इसकी इकाई भी वोल्ट होती है और इसकी इकाई भी वोल्ट होती है, पर दोनों सेम नहीं होते, दोनों की प्रोसेस अलग होती है। अब देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता है? वो होता है सेल में या बैटरी में। अब देखो क्या होता है, हम सभी जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई परिपथ है, ओके। ये कोई परिपथ है, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पे है माइनस, भी वोल्ट, और ये एक धारा बह रही है। तो जो ये धारा बह रही है इलेक्ट्रॉन के कारण ही बह रही है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को गति देने के लिए निरंतर रासायनिक क्रिया होती है, और उस रासायनिक क्रिया की वजह से तो परिपथ में क्या होता है कि धारा, क्या हो, धारा परिपथ में वो होती है जो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चलता है। पूरे परिपथ में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से निकला सेल से या बैटरी से, ये पूरे परिपथ में चल रहा है, जिसकी वजह से धारा क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो धारा क्रिएट नहीं हुई होती। तो इसीलिए हम मानते हैं कि जो विद्युत वाहक बल है ना, वो बल होता है जो कि, या वो ऊर्जा या फिर विद्युत अपघटन के पश्चात वह अभिकर्ता कहलाता है, जो कि इस एक इलेक्ट्रॉन को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसे चालायमान अवस्था में बनाए रखता है परिपथ में। समझ गए? चालायमान अवस्था में इस इलेक्ट्रॉन को परिपथ में बनाए रखता है, जिसकी वजह से धारा बनती है इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को। इसलिए हम इसे यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं विद्युत वाहक बल।
देखो, आप नाम से ही समझ जाओगे, इसके नाम में क्या है? विद्युत वाहक बल। बल है नाम में, बल मतलब ऊर्जा नहीं होता, बल का मतलब क्या ऊर्जा होता है क्या? नहीं। बल का मतलब क्या होगा? अभिकर्ता। ठीक है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट, अगर आपको पता भी नहीं है ना, आप थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाओगे ना, तो आप समझ जाओगे। यहाँ पर बल है, बल फोर्स मतलब न्यूटन। अगर आप वैसे ही आप लगाना चाहो, बल को बस लो तो न्यूटन। ठीक है ना? मतलब ये एक अभिकर्ता है, ऊर्जा नहीं है, क्योंकि ऊर्जा की इकाई तो जूल होती है। यहाँ पर विद्युत वाहक ऊर्जा होती है, अगर ऊर्जा होता तो यहाँ पे आपको ऊर्जा नहीं लगाना है, विभव नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? मैंने आपको बता दिया। ये विद्युत वाहक बल क्यों कहलाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चालायमान अवस्था में बनाए रखता है। ओके, इसलिए यहाँ पर आप विभव भी नहीं लगाओगे। भीतरी आयनों का घनत्व बिल्कुल नहीं। घनत्व क्या होता है? घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आई बाई ए, इकाई क्षेत्रफल में बहने वाली धारा, धारा घनत्व है। ठीक है, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर से इसकी यूनिट होती है। ठीक है ना, धारा घनत्व की। अब यहाँ पर आता है अभिकर्ता, केवल अभिकर्ता। ऑप्शन बी सही है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। ठीक है, ऑप्शन बी। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश। यहाँ पर आपको दिया गया है टी मतलब टाइम। यहाँ पर आपको दिया गया है कूलाम मतलब चार्ज। ठीक है, विद्युत धारा का मान मतलब करंट। करंट आपको आई क्या करनी है? निकालनी है। क्या बताया था मैंने फॉर्मूला? आई बराबर क्यू बाई टी बताया था ये मैंने। आई निकालनी है आपको, क्यू की जगह पर आप क्या रखोगे? 120 कूलाम। यूनिट हमेशा साथ में लिखनी है, भूलना मत। और टी की जगह पर आप क्या लगोगे? 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। इसको क्रॉस करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, क्या आया? 2 कूलाम पर सेकेंड। और कूलाम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस उपकरण में धन ध्रुव और ऋण ध्रुव का चिन्ह नहीं होता? नहीं। एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में, या विद्युत सेल में? तो आंसर है कुंडली। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, इसलिए इसको हम ज्यादा वक्त नहीं देंगे बनाकर। अगला क्वेश्चन। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई मतलब कि एल, उसके प्रतिरोध पर मतलब किस पर? आर पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। रो क्या होता था? विशिष्ट प्रतिरोध। एल क्या होती थी? लंबाई। और ए होता था अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। लंबाई बढ़ाई है आपने, मान लीजिए ये एक वायर है। ठीक है, ये एक वायर है, वायर। और इसकी लंबाई आपने इतनी कर दी, तो आपने सिर्फ लंबाई बढ़ाई है। ठीक है, लंबाई ये आ गया वायर 2, और ये था वायर 1। आपने केवल इसकी लंबाई बढ़ाई। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए का ए है, और रो पदार्थ एक ही है तो रो ही है, मतलब कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो आर समानुपाती एल। अब आपने क्या किया? एल बढ़ाया। अगर एल बढ़ाया है तो आर भी बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि 5 समान प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध क्या होगा? अब इन्होंने क्या किया? सभी ले लिए, R1 R2, और पूरा गया है कहाँ तक? R5 तक, R5 तक। और प्रत्येक को इन्होंने समान क्रम में जोड़ा है, और हमने मान लिया कि इन सभी की वैल्यू R है। इस तरह से 1 2 3 4 डायग्राम बनाने की कोशिश करना है ना, समय है आपके पास तो जल्दी होगा क्वेश्चन, समझ में अच्छे आते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पर आपने टोटल लिया R1 R2, ये है R3, ये है R4, और ये है R5। ये A है और ये है B। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये सभी समान हैं, मतलब R माना है हमने हमें। और मैंने आपको क्या बताया था? 1/R नेट समान क्रम में है, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस इस तरह से करके 1/R5 तक जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से 1/R नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? सभी की जगह पे R रख दिया। ठीक है, सभी की जगह पर हमने क्या रखा है? R। इस तरह से 1/R। चलो एक और बचा है, उसको भी लिख लेते हैं, 1/R। तो ये कितना हो जाएगा? इन्होंने टोटल बोला है आर नेट। ये क्या है? ये है आर नेट जो आपको दिया गया है। आर नेट इन्होंने दिया है 10। ठीक है, यहाँ से आपने 1/R 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 5 बार जोड़ा तो कितना आएगा? 5 1/R आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। इन दोनों का व्युत्क्रम ले लो, तो R/5 बराबर 10, तो R बराबर 50 ओम। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोधों के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है। श्रेणी क्रम इस बार इन्होंने बोला है। आई होप कि ये कर लोगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसको।
ठीक है, ये है 4, ये है ए, ये है बी। कई लोगों को लगता होगा कि एक-एक क्वेश्चन को पूरा बताते हैं। देखो क्या होता है ना, बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये चीज़ तुरंत पहले क्वेश्चन में ही आ जाएगी समझ में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पहले क्वेश्चन में नहीं आता, दूसरे में आएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो 3-3 क्वेश्चन करने के बाद चीज़ों को समझते हैं, तो उनके लिए ये सब किया जाता है ना? बार-बार इसलिए कोई टीचर क्वेश्चन को बताता है, एक ही टाइप के क्वेश्चन को, जिससे कि जो बच्चा रह गया है, जिसे समझ में नहीं आया है, वो भी समझ ले, ठीक है? इस तरह से हमने लिख दिया इन सभी को श्रेणी क्रम में है इसलिए। तो आर नेट कितना हो जाएगा? हमने सभी को आर माना है, तो कितना हो गया 4 आर, और आर नेट की वैल्यू आपको दी है 16 ओम, यहाँ पर है 4 आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 बाई 4 ओम, मतलब कि 4 ओम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये है आपका क्या है, ये आर नेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध आर कि किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बाँटा गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे ध्यान से देखना। 5 बराबर, ये मान लिया हमने एक कोई तार है, ठीक है? ये है एक कोई तार, ठीक है? इसकी लंबाई हमने मानी है कि L है, और प्रतिरोध हमने माना है कि R है इस तार का, A से B तक का। अब इन्होंने बोला है 5 बराबर भागों में काटा, इसको 5 हिस्से कर दिए इसके, 2, 3, 4, 5, 5 हिस्से कर दिए इसके। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और पांचवा हिस्सा, इस तरह से 5 हिस्से किए। उन्होंने बोला इन सभी टुकड़ों को पार्श्व क्रम में जोड़ दिया। अब इन सभी को, जो ये 5 हिस्से हुए हैं, बराबर हिस्से हैं ये, इन सभी को जो है समानांतर क्रम में जोड़ दिया है, ठीक है? ये जोड़ा है समांतर क्रम में, सभी को जोड़ दिया। ये ए है पॉइंट, और ये पॉइंट बी है, ठीक है? इस तरह से ये चीज निकल कर आई। इन्होंने कहा यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है, संयोजन जो आर नेट है इसका, आर नेट वो कितना है, आर डैश इन्होंने दिया हुआ है। तो आर अपॉन आर डैश आपको निकालना है। आर अपॉन आर डैश, प्रतिरोध तार का कितना था, आर, इस प्रतिरोध आर था, तो आपको करनी है वैल्यू आर अपॉन आर डैश की वैल्यू आपको निकालनी। इसके लिए हमें पता होगा आर डैश कितना होगा। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है? ए कांस्टेंट है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, रो कांस्टेंट है क्योंकि एक ही है, तो आर किसके समानुपाती हो जाएगा, आर समानुपाती हो जाएगा एल के। अब इन्होंने क्या किया, लंबाई को 5 बराबर भागों में बांटा, मतलब कि एक भाग कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है? इसकी लंबाई होगी 1/5, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी भी L/5 होगी, L/5। इसकी लंबाई भी कितनी होगी, L/5, इसकी लंबाई भी होगी L/5, और इसकी भी होगी L/5। ठीक है, इन सब की लंबाई 1/5 के अनुपात में हो गया। तो जो प्रतिरोध है सभी का, R1 प्लस R1 इक्वल टू R2, इस तरह से करके जो R5 है वो प्रतिरोध भी R/5 में बदल जाएगा। समझ गए? क्योंकि लंबाई के समानुपाती होता है। अगर आपने लंबाई 1/5 कर दी तो प्रतिरोध भी 1/5 हो जाएगा। तो ये जो प्रतिरोध है ना, ये भी R अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आप। अब सभी जो प्रतिरोध थे, R1 हो गया आपका, यहाँ पर R2 है, ये R3, ये R4 और ये I5। तो ये टोटल जो है ना, R1, R2, R3, R4, R5, ये सभी हो जाएंगे R अपॉन 5। ठीक है, इस तरह से ये सभी इस तरह से हो जाएंगे R अपॉन 5। ठीक है, अब आपको निकालना है संयोजन श्रेणी समांतर क्रम में है, तो 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू आपको करना है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस, इस तरह से आपको पूरा जाना है 1 अपॉन R5 तक। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। अब ये टोटल प्रतिरोध तो समान थे, तो 1/R, R/5 इस तरह से आपको लिख देना है, 1/R/5 ये, ठीक है? प्लस 1/R/5, ये सब कुछ ऐसे ही होगा, और ये 5 बार होगा, R/5, R/5 और 1/R/5, ठीक है ना? ये इस तरह से होगा। R1 की जगह पर हमने R/5 रखा, R2 की जगह पर R/5 रखा, इस तरह से। अब R नेट की वैल्यू आपको R डैश दी हुई है, R डैश आपने लिखा, इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएंगे, इन सबको जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 1/R/5। 5 हुए ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, तो पांचों मिलके 5, और एक वो वैसा का वैसा। इसको आप ऊपर ले जाओगे तो 5 इंटू 5 अपॉन आर, ये उल्टा हो जाएगा, इधर पर आ जाएगा 25/R।
तो कितना हो गया, 1/r' इज इक्वल टू 25/r, मतलब कि r/r' बराबर हो जाएगा 25/1। ठीक है, ये क्वेश्चन आया समझ में, एक बार और इसको देख लेना, ठीक है, तो आ जाएगा समझ में। 25 आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छे से देखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 103, 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब को इतने वोल्ट, वाट में दिया हुआ है मतलब क्या है, ये शक्ति है, पावर। वोल्ट में दिया हुआ मतलब ये क्या है, वोल्टेज, वोल्टेज है ये। आपको फॉर्मूला बताया था, धारा आपको निकालनी है आई। फॉर्मूला बताया था P इज इक्वल टू वी आई। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, P की वैल्यू 1 किलोवाट, V की वैल्यू 220 वोल्ट, यूनिट के साथ लिखना है हमेशा, और इनटू में था आई। आई की वैल्यू आपको निकालनी है, किलो है इसलिए 1000 का हम गुणा कर देंगे, 1000। यहाँ पर आया वाट, और यहाँ पर है 220 वोल्ट, जीरो से जीरो, और यहाँ पर कितना आएगा, 100/22 वाट/वोल्ट। अब यहाँ पर देखो, पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखिए 20 का अगर आप गुणा करोगे 4 में तो 80 आता है, ठीक है, तो 80 आता है। अगर आप 20 का गुणा करोगे 5 में तो कितना आता है, 100 आता है। लेकिन यहाँ पर है 22, तो 22 का गुणा अगर आप करोगे तो 88 आएगा। 22 का गुणा अगर आप करोगे 4 में तो आएगा 88, और अगर 22 का गुणा आप करोगे 5 में तो आएगा कितना, 110। तो आपकी जो वैल्यू है वो है 100, मतलब 80 और 110 के बीच में। तो इसकी वैल्यू 4 और 5 के बीच में होगी, मतलब 4 और 5 के बीच में केवल एक ही वैल्यू दिख रही है, ऑप्शन डी सही है। ओके, ऐसे निकालना है। अगला क्वेश्चन, 2 किलोवाट हीटर में कितनी विद्युत धारा, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पी दिया हुआ है ऑलरेडी, आई आपको निकालनी है, और भी मतलब वोल्टेज भी आपको दिया हुआ है, सेम फॉर्मूला लगाना है। आई होप कि आप कर लोगे। 2 × 1000 वाट बराबर, भी आपको दिया हुआ है 100, और आई आपको निकालनी है। तो यहाँ से इसको कट करोगे, यहाँ से आएगा 20 वाट बराबर आई, ये वोल्ट था, आई भी, आई निकालना है आपको, वोल्ट है ये, है ना, 20 वाट/वोल्ट, मतलब कि 20 एम्पियर। क्या है आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में 1 जूल कार्य होता है, चालक से 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम, ऊर्जा कितनी दी है, 1 जूल कार्य, और 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक की सिर्फ विभवांतर, विभवांतर मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, W/Q, इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर W1 तो कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट। आई होप ये तो बहुत आसान था यार। अगला क्वेश्चन, ये तीन आपको प्रतिरोध दिए हुए हैं, 20 ओम, 5 ओम और 40 ओम, समानांतर क्रम में। तो समतुल्य निकालना है। समानांतर क्रम में क्या था, 1/R नेट इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/5 प्लस 1/40। अब देखो, एक तो आप इन सबको ऐसे करोगे, एलसीएम लेते रहो फिर सॉल्व करो, है ना, 2 आया, फिर 8 आया, 1 आया, इस तरह से आपने लिखा रहा 11/4, 40, फिर इनको डिवाइड दिया आपने, तो उस अनुसार आ जाएगा जो भी आएगा वैल्यू। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, और दूसरा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसका, उपरोक्त में 2 ओम आ रहा है तथा प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा है। नहीं, 2 ओम तो नहीं आना चाहिए। चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार, 1/20, 1/5 और 1/40, एलसीएम आएगा 40, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1, 10, 1, 11। तो आर नेट कितना हो जाएगा, यहाँ से आर नेट बराबर 40/11 आ रहा है, मतलब कि 3 पॉइंट आएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, डी है इसका आंसर, ठीक है ना, याद रखना है, इसका आंसर क्या है, डी है, ए नहीं है इसका आंसर। 2 ओम नहीं आएगा किसी भी स्थिति में, 2 ओम नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3.66 के आसपास आएगा। एक तो आप ऐसे करो, या दूसरा ऐसे करो कि देखो दिमाग में फौरन कैलकुलेशन हो जानी चाहिए, जैसे 1/20 लिखा है, 1/40 और 1/5 लिखा है, तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए कि यार ये तो 2/80 है, या फिर ये कितना है, 2/40 है, ये 1/40 था, 1/20 लिखा हुआ था, 1/40 और 1/5। तो आपके माइंड में फौरन क्लिक होना चाहिए कि यार ये तो 2/40 लिखा हुआ है। अब 2/40 और 1/40 कितना हो जाएगा, 3/40 हो जाएगा, है ना। इस तरह से यार ये तो यार 8/40 लिखा हुआ है, तो 11/40। ये बहुत जल्दी हो जाएगी, जब आप कैलकुलेशन बहुत तेजी से करना सीखोगे ना, तो इसी तरह से क्वेश्चन किया करोगे आप। अभी आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं अगर होता ना तो मैं ऐसे ही फौरन कर देता।
10 सेकंड भी नहीं लगते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब कोई सेल परिपथ से जुड़ा नहीं है, यहाँ पर आप समझ जुड़ा नहीं है परिपथ से, तब उनके ध्रुवों के बीच इतने का विभवांतर है, सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा। देखिए जुड़ा नहीं है, जो विभवांतर है वही विद्युत वाहक बल होगा, मतलब कि विद्युत वाहक बल कितना होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1.5 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। ओके। अगला क्वेश्चन, 100 वाट का विद्युत बल्ब है, वाट मतलब आपको देखते से ही चीजें आ जानी चाहिए समझ में, पूरा सवाल नहीं, पर आपने जैसे ही देखी ना यूनिट, यूनिट याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जैसे ही देखी यूनिट वाट है, अच्छा वाट है मतलब कि ये पावर है, तुरंत आना चाहिए दिमाग में। अच्छा वोल्ट है, वोल्ट है मतलब ये वोल्टेज है, आपको तुरंत पता चलना चाहिए, है ना। 100 वाट का विद्युत बल्ब इतने वोल्ट के विद्युत मेन से जुड़ा है, बल्ब में प्रवाहित धारा पूछिए, अच्छा आई पूछिए, और फौरन आपको ऐसा फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें पावर, वोल्टेज और धारा के बीच में कोई फॉर्मूला है क्या। तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए कि अरे यार ऐसा एक फॉर्मूला होता है वी आई। पी इज इक्वल टू कितना दिया है 100, भी कितना दिया हुआ है 250, और आई कितना दिया हुआ है आपको निकालना है, इसे वाट और इसे वोल्ट, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा 100/250 वाट पर वोल्ट, मतलब कि कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। अब ये 0.4 मैंने कैसे निकाला, डायरेक्ट आप में से बहुत से लोग होते काटते, इसलिए निकाल लिया क्योंकि दिमाग में ऑलरेडी सेट है कि 250 गुणे 4 करोगे तो 1000 हो जाएगा, समझ गए। 1000 बनाने के लिए 10 का भाग देना है, तो यहाँ पर 10 का भाग दे दो 4 में, समझे। इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी, बहुत तेज करो, मैथ वगैरह पे अच्छी पकड़ होगी आपकी, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण धारा किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। परमाणु नहीं, आयन नहीं, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन। आयन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि आयन तो क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं ना, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन होता है। अगला क्वेश्चन, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुल प्रतिरोध की आपसे यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए आपको जो प्रतिरोध हमने पढ़ा था समांतर क्रम में वो ये वाला पढ़ा था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, इस तरह से इस चीज को हमने पढ़ा हुआ था। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर 1/R4 बड़ा है, 1/R3 बड़ा है, 1/R2 बड़ा है, 1/R1 बड़ा है, ये अगर ये वाला क्रम है तो व्युत्क्रम होने पर ये एक के बटे में है। जब हम व्युत्क्रम लेंगे इनका तो ये चिन्ह भी पलट जाएंगे, ठीक है। ये तो आप सभी समझिए, चिन्ह भी पलट जाएंगे। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, जब प्रतिरोधों की संख्या चार थी, तो इसका जो यहाँ पर R बराबर अगर हम 4 लेते हैं, ये R बराबर 3 पर है, ये R बराबर 2 पर है और ये R बराबर 1 पर है। जब प्रतिरोधों की संख्या 4 थी तो R4 सबसे कम था, जब हमने प्रतिरोधों की संख्या 3 की तो R3 ज्यादा हुआ, R4 से ज्यादा है। जब 2 की तो R2 ज्यादा हो गया, और जब एक ही प्रतिरोध है तो R1 ज्यादा। मतलब कि अगर आप घटाते हो, संयोजनों की संख्या कम करते हो इस तरफ, तो प्रतिरोध कैसा होगा, बढ़ेगा। कैसा होगा, ऑप्शन ए सही है। ओके। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक, अनुपातांक का मतलब होता है विद्युत बल्ब में अंकित कोई चीज। ये वोल्ट भी है मतलब वोल्टेज है, ये डब्ल्यू है मतलब वाट मतलब पावर है, और ये वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, इतने वोल्ट पर प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी, ये अलग दिया है। ये V1 मान लीजिए आप, ये P1 मान लीजिए, ये V2 दिया है, और आपसे पूछा गया है P2 जो कि क्वेश्चन मार्क है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि P इज इक्वल टू क्या होता है, VI, ठीक है। I कांस्टेंट है, तो P समानुपाती V। ओके, समझ गए आप ये। अब यहां से आपको लेना है, आई कांस्टेंट इसलिए ली है कि मान दो परिपथ है ना, एक बल्ब ये है, ये लगा है एक बल्ब एक ही परिपथ में, और दूसरे पर और उसी में एक बल्ब ये लगा है, ये बल्ब 1 है, ये बल्ब 2 है, ठीक है। अब हमने क्या देखा, इसका है V1 और P1, और इधर पर है V2 और P2, लेकिन जो धारा है I जो कि यहाँ से जा रही है, धारा I ये तो सेम है ना, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, इसलिए धारा कांस्टेंट है। तो P1/P2 बराबर V1/V2 ये होता है, ठीक है। P1 की वैल्यू कितनी है 100, P2 की वैल्यू कितनी है निकालनी है हमें, और V1 की वैल्यू कितनी है 220। इसका बहुत आसान तरीका भी मैं बताऊंगा,
ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, कैंसिल कैंसिल, ये 2 बार में, और ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 वाट। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। लेकिन इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमने क्या किया, चेंज कर लेता हूँ मैं कलर। यहाँ से अब एक और तरीका देखो तुम, बहुत अच्छा। हमने यहाँ से निकाला था आई बराबर क्या था, कांस्टेंट। ठीक है, पी समानुपाती था भी, मतलब कि अगर पी बढ़ रहा है तो, अगर भी बढ़ रहा है तो पी भी बढ़ेगा, और अगर भी घट रहा है तो पी भी घटेगा। अब अगर ध्यान से देखो तो पहले जो V1 था वो था 220, और जो V2 है वो है 110। मतलब कि जो V2 है वो V1 का आधा है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, हमने जो V है उसको आधा कर दिया। आधा किया ना हमने, अगर हमने भी को आधा कर दिया तो पी भी तो आधी हो जाएगी। समझ रहे हो, अगर हमने भी को V/2 कर दिया तो पी भी तो V/2 हो जाएगा, P/2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। ऐसे करोगे अगर सॉल्व, तो बहुत आसानी से हो जाएगा सॉल्व, तुरंत हो जाएगा सॉल्व, ये सब पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ओके, अगला क्वेश्चन, अगर प्रतिरोधक का प्रतिरोध R है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध दिया है R, और 1 सेकेंड तक एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो H की वैल्यू क्या होगी। H मतलब हमें सबसे पहले याद आना चाहिए H। H क्या है, हीट। हीट किसकी, किसका फॉर्म होता है, ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का। और फिर आता है W। W क्या होता है, W भी ऊर्जा का रूप होता है। तो H का फॉर्मूला वही होगा जो W का होगा, और W का फॉर्मूला क्या होता है, W का फॉर्मूला होता है I² RT। ठीक है, H बराबर भी क्या हो जाएगा, I²RT। अब ये W का फॉर्मूला देखो, कार्य, बल, सॉरी शक्ति। शक्ति क्या होती है, इकाई समय में किए गए कार्य को हम शक्ति बोलते हैं। तो W = PT। पी का फॉर्मूला क्या था, I²R, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I²R × T तो था ही, और यही तो है H। इस तरह से निकली है चीजें। तो I²RT कहाँ गया, ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति का मान क्या होगा। विद्युत स्रोत के द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति मतलब P, Q आवेश दिया हुआ है, V विभवांतर, 1 सेकेंड तक प्रवाहित होता है। देखिए आपको पता है P = क्या होता है, VI है, पहले में ही है, ए, ऑप्शन ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोध, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इसका आपको 20 डिग्री सेल्सियस पर ही और पूछते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, अलग पर नहीं पूछते, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आए हैं और आगे आएंगे सेम। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है सिल्वर का, तो आपको ये याद करना है सबसे पहले तो सिल्वर का ऑप्शन डी आएगा। इसके अलावा कुछ और है जिन्हें आपको याद करना है। यहाँ पर आपको सिल्वर तो करवा दिया गया है, इसके अलावा आपको याद रखना है कॉपर का। कॉपर का कितना होता है, 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, ये याद रखना है। ठीक है, अगला आपको याद रखना है टंगस्टन का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन, टंगस्टन का कितना होता है, याद रखना है, लिख लेना आप, 5.20 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। इसके बाद आपको याद रखना है आयरन का, किस चीज का, आयरन का। आयरन का कितना होता है, आयरन का आपको लिखना है 10 × 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। आयरन पर बात नहीं रुकेगी, इसके बाद आपको याद रखना है मरकरी। मरकरी मतलब पारा, मरकरी Hg। ठीक है, आयरन Fe। टंगस्टन, टंगस्टन का देख लेना। अब यहाँ पर मरकरी का होता है आपका 94 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। और एक और आपको याद रखना है किसका, नाइक्रोम का। किसका, नाइक्रोम। नाइक्रोम का भी आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू मीटर, ये ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको ही आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज, आपसे पूछा गया फ्यूज। फ्यूज जो होता है ना, जो लगाया जाता है परिपथ परिपथ में, उसकी वैल्यू क्या होगी एम्पियर में, मतलब धारा आपसे पूछी गई है। जबकि इतने वोल्ट, इतने वोल्ट और इतनी शक्ति, ये क्या है, ये है वोल्टेज, और ये क्या है, पावर का विद्युत उपयुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है P = VI। पी आपको दिया है 1 किलो वोल्ट, भी आपको दिया है 220 वोल्ट, और आई यहाँ से आपको निकालनी है। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 किलो को हमने बदला वाट, वाट में, तो वाट अपॉन 220 वोल्ट। इसको आपने क्रॉस किया, आपकी यहाँ से अगर वैल्यू देखो तो आएगी
5 के समथिंग आएगी, ठीक है ना, 4.5 के समथिंग आएगी। अब देखो फ्यूज का काम क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से कोई आई धारा आई, यहाँ पर आपने एक फ्यूज लगा कर रखा है और यहाँ पर है आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मतलब उपकरण है, यहाँ पर आपके कनेक्ट है और सबकी एक क्षमता होती है, धारा आ रही है यहाँ से, तो वो फ्यूज में से होकर गुजरेगी। अब मान लीजिए 4 एम्पियर तक की धारा है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है कंपेटेबल है 4 एम्पियर की तक की धारा के साथ, कंपेटेबल विथ लेस देन और इक्वल टू 4 एम्पियर करंट, इसके साथ वो कंपेटेबल है, ठीक है ना। लेकिन अगर इससे ज्यादा, यहाँ पर आपका है 4.5, तो 4.5 एम्पियर करंट के साथ कंपेटेबल है। लेकिन क्या हुआ कि अब अगर इससे ज्यादा धारा आई, मतलब 4.5 एम्पियर से ज्यादा धारा आई, तो फ्यूज, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो खराब हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि जब ये धारा, अगर धारा 4.5 एम्पियर या इसके बराबर आए तो सीख है, इसे जाने दे। लेकिन अगर ये मान लीजिए ज्यादा आती है 4.5 एम्पियर से, तो इसको ना जाने दे, वरना आपके कहने चाहिए जो उपकरण होते हैं वो खराब हो जाएंगे। तो आपका जो फ्यूज है ना, कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर, तभी तो 4.5 की जा पाएगी। अगर आप 4 एम्पियर का लगा दोगे तो 4.5 एम्पियर की जा ही नहीं पाएगी धारा, ठीक है ना। आपके जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो वर्क ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसा आंसर चूज करना है जो 4.5 एम्पियर से ज्यादा हो, और 4.5 एम्पियर से ज्यादा केवल एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा, कितना, अभी 5 एम्पियर। अगर इसकी जगह पर 6 होता तो वो भी सही होता, अगर 7 होता तो भी सही होता। आपका आ रहा है 4.5, अगर 4.6 भी दिया होता ना तो वो भी सही होता, ठीक है ना। तो जो 4.5 से ज्यादा वैल्यू है वो आपको चूज करनी है, दैट्स वाई 5 एम्पियर हम चूज करेंगे। समझ में आ रही है बात। अगला क्वेश्चन, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर मापने के लिए वोल्टेज मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो, वोल्ट मीटर का, ऑप्शन बी, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका अर्थ जल है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जल किसका अर्थ होता है, टर्बो का, पेट्रो का, नाइट्रो का या हाइड्रो का। हाइड्रो बोलते हैं ना हम, हाइड्रोजन ऑक्साइड, है ना। अगला क्वेश्चन, दो सदृश, सदृश का मतलब होता है समान, दो समान आवेश, समान आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, कोई बल नहीं लगता, इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा, यहाँ पर आपसे बात की जा रही है सेल की। सेल में क्या होते हैं, सेल में होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, आयंस, आयंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं ये, ठीक है ना। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में बट जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में बटने के लिए क्या होता है, कुछ यांत्रिक कार्य होता है। तो ऊर्जा किस में खर्च होगी, यांत्रिक ऊर्जा में। नाभिकीय नहीं, नाभिक से कोई लेना देना नहीं, गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा नहीं, यांत्रिक ऊर्जा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। विभवांतर, विभवांतर किसमें गति देता है, विभवांतर, यहाँ पर विभव की बात हो रही है, विभव मतलब वोल्टेज की बात हो रही है। तो ये किसमें गति देता है, ये क्या प्रोटॉन में देता है, नहीं, प्रोटॉन तो किस में होते हैं, नाभिक में होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन में गति देता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। या फिर न्यूट्रॉन में गति देता है, ये भी नाभिक में होता है। या फिर धारा में, बिल्कुल नहीं, धारा तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी, आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए गए हैं। इसके अलावा जो 20 डिग्री सेल्सियस पर मैंने आपको प्रतिरोधकता याद करवाई है उसे अच्छे से याद कर लेना। कभी कभी कंपैरिजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप छोड़ना मत। और चांदी की, कॉपर की तो आपको याद करनी ही है, इन दोनों की बिल्कुल जुबान पर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये पूछ लेते हैं। तो प्लीज इतना आज के लिए काफी है, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। आज हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू।